हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी सीटेट हिंदी पेडागोजी की 5th क्लास है और हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन लोगों ने जो है 4 क्लासेस छोड़ दी हैं, वॉच नहीं कर पाई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको जो है जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी, और इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपको सीटेट पेपर 2 के हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, और एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को अपना स्कोर जो है नीचे जरूर कमेंट करना है कि 15 में से जो है आपको कितने मार्क्स जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आप लोग जो है कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उस पर काम जरूर करना है। ठीक है, कहाँ गलती हुई है, अगर आपके कोई मार्क कट रहे हैं तो किस वजह से कट रहे हैं, उस चीज़ को जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कर देना। और देखिए, आज हमारी 5th क्लास है। अगर आपने 4 क्लासेस कंटिन्यू वॉच की हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हिंदी पेडागोजी की एक मैराथन क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में करती हूँ वो आज फिर से करूँगी। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी की जो कंटेंट की मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं, प्लीज़ उनको जरूर वॉच कर लेना। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की कंटेंट की वीडियोस वॉच की हुई है, हिंदी पेडागोजी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। जो भी थ्योरीज एक थ्योरी मैंने जो भी पूछी जाती है सारी एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, हुआ क्या है, देखिए सिलेबस बिल्कुल सेम होता है हिंदी और इंग्लिश का, बस जो चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है वही चीज़ हिंदी में लिख करके आपसे हिंदी पेडागोजी में पूछ ली जाती हैं। सो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कक्षा 8 की अध्यापक यानी कि क्लास 8 की टीचर हैं जो क्या कर रही हैं, भाषा शिक्षण के दौरान यानी कि हिंदी भाषा को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को व्याकरण यानी जो स्टूडेंट हैं उनको व्याकरण और शब्द भंडार यानी कि वोकैब्स वर्ड्स की जो है आपसे संबद्धता के बारे में बता रही हैं। वे किस विधि का यहाँ पर अनुसरण कर रही हैं वो आपको बताना है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा कोश विषयक मॉडल। देखिए यहाँ पर आधा लिखा हुआ है कोश, मतलब शब्दकोश से है इनका मतलब वर्ड पावर। ठीक है, यानी कि शब्दों की नॉलेज दे रही है वो है ना, शब्दों की संबद्धता, तो इसको और व्याकरण के साथ भी दे रही है, तो ये हमारा होता है शब्दकोश विषयक मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि 15 में से आपको जो है कितना मार्क्स जो है आपके आए हैं आज के क्लास में। ठीक है, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, किस वजह से आपके मार्क्स कट रहे हैं, उसको आपको जो है फिर से रीड करना है, जिससे आप आगे जाके गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई थिंक तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो आई होप कि सभी इसको सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की। मैंने आपको बताया था, सेकंड क्लास में बताया था। नोम चॉम्स्की के अनुसार जो है हमारे ब्रेन में लेड यानी कि भाषा अर्जन उपकरण जो है पहले से मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जो है भाषा का अर्जन कर लेते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? यानी कि आप जो है भाषा को टीच कर रहे हैं तो उस भाषा को सिखाने का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरण ज्ञान का विकास, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण का विकास हो, है ना, या फिर स्वनिम ज्ञान का विकास, यानी कि वो जो है फोनिम का, उसके स्वनिम क्या होता है, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। साउंड की, आपकी ध्वनि की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकादमिक भाषा का विकास, यानी कि एकेडमिक लेवल पर भाषा का विकास करना, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मूलतः जो हमारे भाषा का उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संप्रेषण कर पाए। संप्रेषण का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन से होता है। हम जो है कम्युनिकेशन में दक्षता का विकास, यानी कि कम्युनिकेशन में निपुण हो पाएँ। ठीक है, हमारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, हम अच्छे तरीके से लोगों से बात कर पाएँ, ये हमारे भाषा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जो भाषा हम सीख रहे हैं उसमें बात कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में समान रखने वाले कथन की पहचान कीजिए। यानी कि जो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत है भाषा का, उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरे तीनों ही सही हैं। अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, ये भी करेक्ट है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये भी करेक्ट है। और भाषा अंतःवैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ये तीनों ही आपके भाषा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में सही है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है, ये इसके बारे में करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व होते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका समुदाय आधारित भाषा शिक्षण के आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा अध्यापक होने के नाते, यानी कि आप भाषा के टीचर हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? और आप जो है किसी दूसरी भाषा को सिखाना चाहते हैं अर्जन के लिए, तो कौन सा यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा वो आपको बताना है। सरल निवेश का प्रावधान, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, या तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना। तो सबसे बेस्ट जो आपका यहाँ पर रहेगा वो रहेगा वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस देना उनको। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता, यानी
कि आपका वस्तुनिष्ठता का यहाँ मतलब क्या होता है, मैंने हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है आपके लिए कौन सा सहायक होगा। तो इसके लिए जो सहायक होता है वो हमारा रूब्रिक होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, OMR, जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम में कैसा होने वाला है, OMR, यानी कि आप जो है उसको कितनी भी बार कोई भी जो है उसको चेक कर ले तो उसका आंसर जो है हर बार एक ही आए, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी कोई चेक कर रहा है तो कोई और आंसर आ रहा है ना। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस का जो है असेसमेंट करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक सबसे अधिक, इसमें से कौन जो है हेल्पफुल रहने वाला है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समग्रतावादी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो ये आपका होता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। क्या है आपका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, ये मैंने जो है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में करवाया हुआ है। सो मैं प्लीज़ एक बार आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, सारे क्वेश्चन आपके जो है इंग्लिश पेडागोजी से बन रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, ठीक है, अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। सो आपको क्या करना है, इंग्लिश पेडागोजी जरूर वॉच करके जानी है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो हिंदी पेडागोजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया क्या होती है, जिसमें हम जो है जो टीचर जो सिखा रहा होता है वो खुद हैंड मूवमेंट कर रहा होता है, खुद रेस्पॉन्स कर रहा होता है, उसके साथ साथ बच्चे सीख रहे होते हैं, बच्चे भी रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो पहला क्या है, गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या है, द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है। यानी कि भाषा के टीचर हैं तो भाषा शिक्षण यानी कि भाषा टीचिंग लर्निंग के बारे में आपका यहाँ में इन चारों में से कौन सा मत है, यानी कि आपकी क्या ओपिनियन है वो आपको बताना है। तो पहला है, भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल से पहले आती हैं आपकी बोधगम्य योग्यताएं। दूसरा है, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। तीसरा है, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए ना कि नियमों पर। लास्ट है, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण आपका पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज सीखते हैं वो अपनी एनवायरनमेंट से ही तो सीखते हैं। अभी कह रहे हैं कि पर्यावरणीय जो प्रभाव है उससे मुक्त कर देना चाहिए, तो हम भाषा कैसे सीखेंगे, है ना। तो 4 गलत है, इसलिए 3 ही करेक्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। तो अभी बताया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, यहाँ पर एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्न क्रियाएं करने के लिए कहती है, यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब का चैप्टर वो जो है पढ़ा रही है, उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए वो विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट हैं उनको ये कुछ क्रियाएं करने के लिए कहती हैं। पहला, अपने हाथ धोकर आइए, दूसरा अपना चेहरा धोकर आइए, तीसरा अपने बाल संवारिए। तो अध्यापक जो है किसका अनुसरण यहाँ पर कर रही हैं वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, यानी कि वो उनसे जो है कुछ काम करवा रही हैं। ठीक है, और उस काम के थ्रू वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो वो कार्य आधारित भाषा शिक्षण यहाँ पर इसी पद्धति का जो है अनुसरण कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य क्या होता है, मैंने बताया है, होमवर्क, है ना। होमवर्क की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परचेज करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करिए, तो वो कौन से रूब्रिक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये है आपके यहाँ पर विश्लेषणात्मक रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही थी, बेरोजगारी टॉपिक पर चर्चा चल रही थी। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है, यानी कि वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन कर रही है कि कौन बच्चा किस तरीके से कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है ना। और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है, यानी कि जब कोई स्टूडेंट बोल नहीं पाता है या अटक रहा है, तो वो उसे क्या करती है, हिंट देती है, यानी संकेत देती है। यहाँ अध्यापक क्या कर रही है वो आपको बताना है। सो आप, आई होप कि इसको जो है कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो स्टूडेंट की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, विद्यार्थियों को मदद कर रही है, मदद दे रही है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।